नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। एक विशेष कार्यक्रम हम लेकर आए हैं हेमंत अत्री जी के साथ। हेमंत जी को ले आइए। बहुत-बहुत स्वागत है हेमंत जी। दरअसल हॉट टॉपिक के बाद एक और विशेष कार्यक्रम लाने की आज जरूरत क्यों पड़ी? बड़ी चिंता हुई, हमें भी, हेमंत जी को भी। और ये चिंता देश के पंत प्रधान के लिए, प्रधान सेवक के लिए, प्रधान चौकीदार के लिए हुई, जो खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं। लेकिन इस देश में अब नॉन बायोलॉजिकल लोगों की संख्या बढ़ रही है क्या? और ये एक बड़े शोध का विषय है। इसीलिए इस विशेष कार्यक्रम का आज कलेवर और फ्लेवर कहते हैं ना, वो सब आपको चेंज मिलेगा। गंभीर बात होगी, लेकिन वो गंभीर बात शायद कुछ ऐसी भाषा में हो कि आपके दिमाग में तुरंत वो बात उतर जाए, तुरंत आप समझ जाए। कई बार आप दर्शकों में से कईयों की शिकायत रहती है कि इतना गंभीर काहे रहते हो भैया? तो हमने कहा आज नहीं रहेंगे गंभीर। और गंभीर इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि कुछ लोग अब ये चाहते हैं कि गंभीर रहा ही ना जाए इस देश में। नारे लगाओ, नारे लगाओ, झंडा लेके निकलो, रैली निकालो, वही सब चल रहा है। लेकिन मोदी जी को कौन कॉम्पिटिशन दे रहा है? तो एक छोटा-सा बयान है आज का। वो बयान जरा ले आइए, आप पहचान जाएँगे किसका बयान है। ले आइए ज़रा स्क्रीन पे। हाँ, राकेश किशोर। कौन है? आरोपी वकील। मुझे एक दैवीय शक्ति ने ऐसा करने के लिए कहा था। ये अच्छा होता कि मैं जेल चला गया होता। मेरा परिवार मेरे इस काम से खुश नहीं है। वे समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुझे इस कृत्य का कोई पछतावा नहीं है। हटाइए, हटाइए, हटाइए। दैवीय शक्ति ने कहा था हेमंत जी। एक तरफ प्रधानमंत्री हैं, वो बाकायदा टीवी पर इंटरव्यू देते हुए देश की एक मशहूर एंकर को कह देते हैं कि मैं अब मुझे लगता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। जब तक माताजी थी तब तक लगता था कि नहीं ठीक है इंसान हूँ, अब लगता है नॉन बायोलॉजिकल। ये मोदी जी को कॉम्पीट कर रहे थे क्या किशोर जी? सीधा सवाल। और किशोर जी हैं कौन? वो भी ज़रा आप खुद ही बता दीजिए, दर्शकों की याददाश्त बड़ी छोटी होती है, शायद याद कर लें। घटना तो कल की ही है। जी। स्वप्निल भाई नमस्कार आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए ये जो नया दौर है, ये नया भारत है, ये भी बनने की तरफ आपके बहुत तेजी से अग्रसर कदम है। लेकिन मेरी चिंता केवल मोदी जी को, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं बहुत मोदी जी को लेकर चिंतित हूँ। और चिंतित केवल इसलिए हूं कि इस देश में वन नेशन वन लीडर का कंसेप्ट बनाने वाले तमाम भक्त लोग, अब मोदी जी को ये अगर अंदर से ही चुनौती आएगी तो आप मेरी चिंता की असलियत समझ सकते हैं। कोई कहता है कि मुझे दैवीय शक्ति ने, जैसा आपने दिखाया, उसको पूरा पढ़ दूं जरा एक बार, दर्शकों को थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मुझे एक दैवीय शक्ति ने ऐसा करने के लिए कहा था। क्या करने के लिए कहा था? कि जस्टिस गवई साहब के ऊपर जूता फेंक रहा था। ये अच्छा होता कि मैं जेल चला गया होता। मेरा परिवार मेरे इस काम से खुश नहीं है, वे समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे इस कृत्य का कोई पछतावा नहीं है। आप इसकी गंभीरता को, एक एक शब्द को सुनिएगा। 71 साल का व्यक्ति, 71 साल के ही, ये कहते हैं मैं हुँ, गोल्ड हुँ, मेडलिस्ट हूं। हुँ। जी, इन्होंने अपना काम कर दिया और ये कह रहे कि मेरा परिवार मुझसे खुश नहीं है। समझ रहे हैं बात को? कि हाँ, मैं जो हाँ, कुछ हाँ, हूं, बिल्कुल। मैंने किया है, परिवार के ऊपर कोई आंच ना आए। दैवीय शक्ति हाँ, ने ये भी कहा था कि आप करिए, परिवार का नहीं। हाँ। एक, उसके बाद इन्होंने एक इंटरव्यू में और अद्भुत बात कही। अद्भुत तो नहीं, शर्मनाक। हुँ, और माफ कीजिएगा, आपने गलत शब्द प्रयोग किया कि एक प्रख्यात एंकर। ये सारे कुख्यात एंकर हैं। प्रख्यात इज ए हुँ, हुँ, पॉजिटिव हुँ, टोन। ये कुख्यात है। हुँ। और ये हाँ, पत्रकार हाँ, नहीं है, हाँ। ये पत्रकार है। नहीं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। हाँ, मैं हाँ, अपने शब्द वापस हाँ, लेता वो हूँ। कुख्यात एंकरानी थी वो। और एंकर की बजाय भी हाँ, कोई और शब्द ढूंढेंगे, देखेंगे कालांतर में कुछ मिल गया तो ये जो आपके हाँ। वकील साहब थे, माननीय राकेश किशोर जी, माननीय ही कहना पड़ेगा, वो तो अब विश्व गुरु के डायरेक्ट, क्योंकि उनका तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, भगवान नहीं, से है। डायरेक्ट हेमंत जी भगवान याद से। दिला देते हेमंत जी सर। याद दिला देते हैं, कल के ही शो में हमने कुछ लोगों को दिखाया था, तो उसमें एक नितिन जी थे, वो लिख रहे थे आदरणीय, साहेब, वकील साहेब, राकेश किशोर जी, ये सब लिखा गया है भाई कल के लिए। हाँ, नहीं नहीं हाँ, नहीं। तो इन्होंने आगे क्या कहा, एक जो आपकी प्रिय एजेंसी है उसको एक इन्होंने और गंभीर बात की। इन्होंने हाँ। इंटरव्यू दिया, क्योंकि अब तो ये विख्यात हो गए, कुख्यात हो गए, सुविख्यात हो गए, विश्व गुरु के पार्टनर हो गए भाई। हुँ, वो तो हुँ, खुद नॉन बायोलॉजिकल हो गए, और इनको दैवीय शक्तियां डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रही है। तो मोदी जी के लिए चिंता का सबब है। वन नेशन हुँ, वन लीडर की थ्योरी में
देखिए मोदी जी 75 के हो गए, ये भाई साहब तो हम्म। 71 के हैं। अच्छा, हाँ। इनकी डिग्री भी शायद असली है, जो इन्होंने बताया। मुझे हाँ। नहीं पता, मोदी जी का मुझे नहीं पता। इन्होंने क्या हम्म। कहा, बहुत गंभीरता से सुनिएगा। इन्होंने कहा, मैं अहिंसक हूं, मैंने कोई नशा वशा नहीं किया है, पढ़ा लिखा हम्म। गोल्ड मेडलिस्ट हूं, मुझे न डर हम्म। है ना। यानी कि इस लेवल का जहर बोने वाला, जहर फैलाने वाला व्यक्ति, उसकी कोई भी मूर्खता की या आत्ममुग्धता की डिग्री का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी चिंता स्वप्निल भाई दूसरी है। 71 साल हम्म। का व्यक्ति अगर ट्रेंड वकील, अगर माननीय सीजीआई के ऊपर इस तरह की हरकत कर सकता है, तो जो जॉम्बीज की भीड़ सड़कों पे घूम रही है गोरक्षक के नाम पर और औरों के नाम पर, उनकी हिम्मत और हिमाकत देख सकते हैं आप। केवल चिंता का हम्म। विषय देश के लिए केवल ये रहेगा कि हम्म। वो क्या करेंगे। और जो आपका विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया है, फिर एक बार थोड़ी सी याद दिला दो। इस समय आप ओवरऑल देखिए, मोदी जी की कुर्सी को एक इनसे चिंता होगी, क्योंकि दैवीय शक्ति ने डायरेक्ट कहा था। सेकंड स्लॉट में हम्म। हम आएंगे कि एक और व्यक्ति है जो डायरेक्ट दैवीय शक्तियों से बात करके कुछ करता है। और तीसरी हाँ। शक्ति में तो हाँ। तीसरी स्वयं प्रभु की बात करेंगे। यही सब हम्म। आपने हम्म। कहा। लेकिन सवाल यह है कि जो आप नया नॉर्मल बना रहे हैं वो क्या है। आप झूठ, फरेब, गाली, गोली, जूते, दलितों पर हमले, दलितों पर अत्याचार, सवाल करने वालों पर ट्रोलिंग, धर्मांता के लिए नई नई नित नई खोज कि आप एक आपराधिक कृत्य करो और फिर दैवीय शक्ति के पीछे छुप जाओ, झूठ और फेक न्यूज। अभी आप इंटरनेशनल जी। डेटा देखेंगे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हम विश्व गुरु ऑलरेडी बन चुके हैं, आपको किसी ने बताया नहीं, आप रह गए। मैं यूएस में था, हम्म। तो वहां के दो टॉप ऑफ द लाइन स्पीकर्स थे। उन्होंने बताया कि सर, अगर आप इंटरनेशनल फेक न्यूज की बात करोगे तो इंडिया उसमें सारे पारायदानों में सबसे ऊपर है। तो जो आप करने आए थे उसमें आप ऑलरेडी वो जो है विश्व गुरु, और वो आपका डोमेन है फेक न्यूज का। तो इसके लिए भक्तों को बधाई, और मुझे उम्मीद है कि वो इसी काम में लगे रहे। लेकिन स्वप्निल भाई, चिंता की छोटी सी एक बात यह है, हालांकि गंभीर आज हम नहीं होंगे, कि हम्म। सत्ता के संरक्षण में जो ये साधारण सड़क छापमवाली होते हैं ना, गुंडे जिसको आप कहते हैं, वो भी धीरे धीरे हत्यारे हो जाते हैं, और फिर उनको देशभक्त का तगमा दे दिया जाता है। ये जो चीज है ना, इसको आपको देखना पड़ेगा। और आपने जो कुछ ये कल का घटनाक्रम देखा, ये लगातार है। इसके बाद एक और यूट्यूबर था, नाम भी लेना ठीक नहीं, उसको गिरफ्तार वगैरह कर लिया है। उसने चीफ जस्टिस के खिलाफ हिंसा और भड़का बयानबाजी की थी। लेकिन आपको क्या लगता है, ये ओवरड्यू नहीं था? ये होना ही नहीं था। क्योंकि अगर जो कहते हैं ना, एक फेमस डॉक्टर मनमोहन सिंह कहा करते कि अगर आप अपने आंख पालेंगे तो निश्चित तौर पे वो आपको किसी न किसी दिन आपको भी काट लेगा। आपने पाला तो मेरे लिए था वो, लेकिन वो काट हम्म। आपको मिलेगा किसी दिन। वो सांप पालने से बचना चाहिए। आज की तारीख में जो स्थिति है कि जो मोदी जी के जो ये भक्त है, ये मैंने जैसा शुरू में कहा कि ये उन्हीं के लिए चुनौती बन रहे हैं। क्यों? कि मोदी जी ने एक छवि गढ़ी थी 2012 से 2002 से लेकर के 2014 तक, और 2002 से 14 तक वो बिजी थे गुजरात मॉडल में, और 2014 से वो लगे हैं भारत को विश्व गुरु बनाने में। आज की हम्म। तारीख में जो उन्होंने ये इकोसिस्टम बनाया है, तो ये जो नफरती चिंटू है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये पार्टी से प्यार नहीं करते, ये नफरत फैलाने के लिए पार्टी का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। इन्हें जी। मुसलमानों से डर लगता है कभी कभी। 120 करोड़ है, और मुसलमान कितने हैं, लेकिन उनका भय बेच करके इनको सियासत चलानी है किसी की। इनको ईसाइयों से जलन होती है, इनको कांग्रेस से नफरत होती है, और मेरे और आप जैसे जो सवाल पूछने वाले हैं उनको गाली गलौज करके कभी स्क्रीन तोड़ने का मन करता हम्म। है, कभी आपका कैमरा, कभी फोन तोड़ने का मन करता है। ये सारी की सारी चीज, जब अक्षय कुमार जैसे लोग जो पासपोर्ट भी जिनका कहीं और है, वो इनके आराध्य हैं, जैसे मोदी जी आराध्य हैं। और कभी नहीं, अब तो कुणाल आ का, गया। जी, अब तो अक्षय कुमार का पासपोर्ट आ गया, 2 साल अच्छा, पहले आए हैं वो। अच्छा, अच्छा, इंडियन बनवा दिया क्या आपने? वो सरेंडर करवा दो दिया साल कनाडा पहले वाला? दो अच्छा, साल अच्छा, पहले माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा पीछे रह गया उसको जानने में। हाँ। यही जो जो बेसिकली कुणाल कामरा पर पर्चे दर्ज कराते हैं, मुझे और आपको गालियां देते हैं, व्हाट्सएप हम्म। यूनिवर्सिटी की डिग्रियां, कहीं कोई हम्म। तथ्य नहीं, कहीं सबको केवल फॉरवर्ड चाहिए, तर्क नहीं कुतर्क चाहिए। 700 सालों की गुलामी का जिक्र करेंगे, लेकिन वो खुद कितने मानसिक गुलाम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं हो सकता।
ये कल दिखाया इस जी। 71 साल के स्वघोषित फर्स्ट क्लास मेरिट डिग्री होल्डर ने। ये एक पक्ष है इसका। दूसरा छोटा सा गंभीर पक्ष है, आज आप विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया में आप कहते हैं कि देश को मैंने डाल दिया, बहुत अच्छी बात, बधाई आपको। आज की तारीख में स्वप्निल भाई, देश जो है किससे compete करना चाहिए उसको? उसको करना चाहिए हम्म। चाइना से compete। अमेरिका से ठीक compete बात। करने में तो समय लगेगा, चाइना से समय compete लगेगा। करना पड़ेगा। चाइना से जब आप compete करोगे तो चाइना आज क्या कर रहा है? चाइना कर रहा है एआई, क्वांटम हम्म। कंप्यूटिंग, बायोटेक, स्पेस, हम्म। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन और रोबोटिक्स। हम्म। वो हम्म। पूरी दुनिया में इस सब पर रिसर्च कर रहा है। ठीक। हम्म। लेजर वेपन्स पर वो कर रहा है। आप हम्म। आप झूठ से प्रयोग कर रहे हो, गांधी जी ने किया था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ्स। आप हम्म। वर्टिकल डिवीजन और झूठ के ऊपर कर रहे हो, तो आप कहां हम्म। पहुंचेंगे? केवल ये हम देखने तो की बात है। हम तो हेमंत जी मोबाइल मोबाइल मैन्युफैक्चर ना करके असेंबल करते हैं और कहते हैं कि हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर ली। हाँ, नहीं नहीं, आप जो है असेंबलिंग के विश्व गुरु हैं। उसमें से हाँ। जो जो हाँ। मोबाइल आपके यहाँ बनते हैं, उसमें से भारत का हम्म। कितना कंपोनेंट है? आपने कह दिया मेरे भारतीयों का पसीना। पैसा कैसा हाँ। भी हो, पैसा कैसा भी हो। हाँ। शुरू में क्या कह के आए थे कि हम काला धन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पहली ही मीटिंग जो हम्म। कैबिनेट की थी, उसके अंदर एक टास्क फोर्स बनाई थी, अगर आपको याद हो तो। मोदी जी ने शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग की थी, हम्म। उसमें टास्क फोर्स बनाई थी काला धन को लेकर के। उस टास्क फोर्स की 2014 से स्वप्निल भाई आज तक कोई मीटिंग हुई हो 11 साल में, 11.5 साल में, तो मुझे बताइएगा ढूंढ के। सच्ची मुझे उतनी समझ नहीं। काले धन की हम्म। बात थी, और 11.5 साल में आप यहाँ आगे कि पैसा कैसा भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़ हम्म। दीजिए। दुनिया की जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें के एक बार भारत को ढूंढिएगा, ढूंढिएगा एक हम्म। बार। 500 यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसा नहीं कि हमारे पास योग्यता नहीं है, हमारे पास प्रतिभा नहीं है, दक्षता नहीं है, हम्म। क्षमता नहीं है। हमारे ही लोग गूगल चला रहे हैं, तमाम दुनिया की कंपनियां चला रहे हैं। क्योंकि वो हम इसलिए नहीं, हम अगर आप उस लिस्ट को देखेंगे तो हल्का सा मैं इशारा कर दूं, भारत नीचे से किसके कहां पे खड़ा है पता है आपको? सबसे नीचे पाकिस्तान है, जिसके पास वो ऐसी एक यूनिवर्सिटी है। मलेशिया के पास हम्म। एक यूनिवर्सिटी है, और भारत के पास भी एक यूनिवर्सिटी है, दुनिया की टॉप 500 में। तो मोदी जी ने ये विश्व गुरु भारत बनाया, सारी क्षमताएं होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी। लेकिन क्या भारत में और ऐसी बन सकती थी? आपको ध्यान होगा ना, एक नई स्कीम आई थी कि अंबानी की जो यूनिवर्सिटी बननी थी, 500 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, क्या उसको मिलना था, मुझे ध्यान नहीं। वो बन गई क्या? वो हम्म। कौन से बजट में घोषणा हुई थी? अगर आप, समझना पड़ेगा, जितने नए नए विश्व गुरु निकल के आ रहे हैं ना, ये राकेश किशोर, पता नहीं कौन कौन, अभी तो एक और का भी जिक्र आ रहा है। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी में बनाते, तो मंदिर मस्जिद कौन करेगा? दलित दलित स्वर्ण कौन करेगा? आदिवासी हाँ। कौन करेगा? धर्मांतरण कौन करेगा? जिहाद कौन करेगा? बुलडोजर कैसे चला पाएंगे? यही तो इनका खाद पानी है, यही तो इनकी राजनीतिक जीवन का, सर्वाइवल का सवाल है। तो इस सूची में आप मान करके चलिए, जो मैंने आपको बताया, इसमें अभी आपका एक यूनिवर्सिटी अब भी है। और आप जिनसे compete करने जा रहे हैं, यूएसए में 129 यूनिवर्सिटी है, चाइना के अंदर 74 यूनिवर्सिटी है, यूके के अंदर हम्म। 38, जर्मनी के अंदर 28 यूनिवर्सिटी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 24 यूनिवर्सिटी, कनाडा के अंदर 20 यूनिवर्सिटी है, जापान के अंदर 12। आप क्या प्रचार करते फिरते कि हमने अर्थव्यवस्था के मामले में जापान को पीछे छोड़ दिया? उनकी आपसे 40 गुना ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, और उनके यहाँ हम्म। ये 12 यूनिवर्सिटी है, और आपके पास क्या है? एक। एक तो पाकिस्तान के पास भी है। मैंने आपको सूची बताई, ऑफिशियल सूची है। तो आप यहाँ आए थे क्या? ये करने आए थे क्या? केवल मैं यही हम्म। कह रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहता है, वन नेशन वन लीडर पे काम हो रहा होता है, उसकी सत्ता को चुनौती मिलती है उसी के जॉम्बीज के द्वारा, तो मेरी चिंता स्वाभाविक थी। इसलिए मैंने आपको एक कष्ट दिया कि इस पर बात करनी चाहिए। हाँ। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही और इस चिंता का एक और कारण है। वन नेशन वन लीडर की आपने बात कही। वन सोसाइटी वन लीडर दिखाते हैं आपको। ले आइए जरा एक और, एक जनसत्ता की खबर का एक छोटा सा हिस्सा है, उसके बाद एक और नॉन बायोलॉजिकल साहब हैं उनकी तरफ चलेंगे। लेकिन हाँ, ले आइए जनसत्ता। चूंकि बाकी सब तो जाकर के राकेश किशोर से बात कर रहे थे, भाई वो हॉट टॉपिक ऑफ द टाउन थे कल की तारीख में और आज की तारीख में तो है ही। जनसत्ता ने जहां वो रहते हैं मयूर विहार फेज 1, वहां जाकर के बात करी। जहां रहते हैं राकेश किशोर, वहां के निवासियों ने उनके बारे में क्या कहा। जिस सोसाइटी में राकेश रहते हैं उसके निवासियों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वो 6 साल पहले सोसाइटी के अध्यक्ष बने थे
और हाल ही में कोई चुनाव नहीं हुआ है, 6 साल पहले बने थे। सोसाइटी मेंबर्स ने दावा किया कि उन्होंने वकील के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिसमें से एक शिकायत नवंबर 2021 में एक वरिष्ठ नागरिक पर कथित हमले से संबंधित थी। हालांकि दिल्ली पुलिस के अनुसार राकेश किशोर का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटाइए, हटाइए, हटाइए। अब आपराधिक रिकॉर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि तहरीर गई, कई तहरीरें गई, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ क्योंकि भाई साहब एक तो वकील थे, दूसरे बुजुर्ग थे, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, तो एफआईआर दर्ज नहीं हुआ हेमंत जी, इसलिए कोई आपराधिक रिकॉर्ड इनका नहीं है। रिकॉर्ड तो इस बात का भी नहीं है कि मोदी जी ने चाय कब बेची, मोदी जी हिमालय कब गए, और वन नेशन, वन लीडर उधर हैं, उनसे थोड़े छोटे हैं ये, वन नहीं, सोसाइटी, वन लीडर। नहीं, नहीं, हाँ, गलत बात कर रहे हैं आप। देखिए, फिर ठीक अच्छा बड़े कीजिए। हैं। मोदी हाँ, जी को तो अनचाहे में भी चुनाव कराना पड़ता है। इन्होंने तो अपना वर्थ प्रूव हुँ, करके मॉडल दे दिया सोसाइटी का कि मैं अध्यक्ष रह सकता हूं, हाँ, कर लीजिए, क्या करेंगे। पूरी अरे, सोसाइटी अरे! घूमती रही तो बिना चुनाव के। बहुत आप कह रहे हो, अरे ये मोदी जी के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं। ये जो भक्त सेना है, हाँ, उसके लिए रोल मॉडल है। और क्या कह रहे हैं हाँ, कि मैं कोई नशा वशा नहीं करता, कुछ नहीं करता, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं। तो मोदी जी, इनकी तत्काल सेवाएं लेनी चाहिए, वो डिले हो गई है, देर हो गई। इस हाँ, क्योंकि उनके तो जो पूरे इकोसिस्टम में देखिए ना, कौन लोग हैं, वो ऐसे ही तो हाँ, लोग हैं। सुबह से शाम तक जिनको मैं आप मुझे कभी आपको लगता था 10 साल पहले, 12 साल पहले हुँ, कि यार ये आदमी हुँ, तो ठीक है। लेकिन जब उनकी असलियत सामने आती है, कोई आईएएस था मोदी जी के उसमें, अश्विनी वैष्णव, आपको ध्यान है ना, हुँ, वो किस तरह की बातें करते फिरते हैं। एक हाँ, कैरियर डिप्लोमेट है, क्या नाम है उसका, हुँ, जयशंकर। जो मोदी जयशंकर। जी के जो मोदी जी के इकोसिस्टम में आ गया, उन सब की हालत देख लीजिए, उनके वक्तव्य देख लीजिए। वो हाँ, उपहास के पात्र नहीं, वो जान पूछ करके अपनी जो मूर्खता है उसका रह रह करके प्रदर्शन करते हैं, ताकि वो उस सिस्टम में बने रहें। क्योंकि यहाँ मेरिट नहीं, मूर्खता की आवश्यकता है। और जो ये किशोर हुँ, साहब हैं, इन्होंने बिल्कुल ठीक, इसमें क्या गलत है। ये मोदी जी के सच्चे वारिस हो सकते हैं, इस तरह के लोग। और ये तो आपने दूसरी हुँ, प्रतिभा ढूंढी है। मोदी जी खुद तो है नॉन बायोलॉजिकल। इनको जैविक शक्ति ने बताया कि आप ये कर दीजिए, दैवीय शक्ति ने। हुँ, और एक और थे, हुँ, उनका भी जिक्र अभी आएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं हुँ, चिंतित हूं कि मोदी जी जो सर्वशक्तिमान है, जिनके पास सारी ताकत है, और जिन्होंने वो माता जी के निधन के बाद, दुखद निधन के बाद, जिन्होंने वो अर्जित किया था नॉन बायोलॉजिकल होना, मैं वास्तव में अगर इस तरह के उन्हीं के वक्त, उन्हीं के साथ घंटियां बजाने वाले अगर उनकी सत्ता को चुनौती देंगे, तो मेरी चिंता गैरवाजिब नहीं है, स्वाभाविक है। हुँ। नहीं, दूसरे वाले जो आप कह रहे हैं चर्चा में ले आएँगे, लेके आइए। भई वो कौन थे? ले आइए ना, आप बताइए दर्शकों को। आज कोई गंभीर चर्चा-वर्चा नहीं है, आज ले आइए, आज ले ही आइए। स्वप्निल भाई, स्वप्निल भाई, इस देश में जो देखिए, जितनी जुडिश न्यायिक व्यवस्था का मज़ाक बनाने वाले लोग, भई कल सीजेआई गवई पे इतना कुछ हुआ और अजीत भारती ने एक टिप्पणी करी। हम उस तरीके की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं दर्शकों, हम नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इसलिए क्योंकि हमें संविधान पे भरोसा है, संविधान को मानते हैं, उसकी रक्षा के लिए बात करते हैं, तो हम उस तरीके की बात नहीं कर सकते जिस तरीके का अजीत भारती ने किया है। लेकिन मैं बड़ा हतप्रभ हूँ, हेमंत जी, मैं इस चीज़ को कोट कर दूँ, जिसका आप ज़िक्र कर रहे थे यूट्यूबर अजीत भारती, आज की तारीख में कल इसने जूता मारा राकेश किशोर ने, तमाम भक्त लगे थे रुदन करने, रुदन क्या जश्न मना रहे थे, तारीफ कर रहे थे। आज अजीत भारती को सिर्फ नोएडा सेक्टर 58 की पुलिस लेकर के गई, चूँकि सीजेआई का मामला है भई, ले गई। अरे नेता प्रतिपक्ष को भी बोलते तब भी लेके जाती, भले वो राहुल गांधी हो, कांग्रेस के नेता हो। वो भाई प्रक्रिया है, तो लेके गई, आओ भैया पूछताछ कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। गई, बैठे वहाँ पे बात-बूत हुई, चाय वो भी पिए वहाँ पे। उसके बाद डीसीपी ऑफिस गए हैं वो। अब डीसीपी ऑफिस में चाय पिलाया गया कि नहीं पिलाया गया उसकी हमें जानकारी नहीं। वहाँ हमने कोई कॉल-वॉल नहीं किया। लेकिन उसपे तमाम भक्तों ने रुदन मचा रखा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी छिन गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गया, राष्ट्रवादियों के साथ देखो क्या हो रहा है, ये चल रहा है। खैर, अब वो दूसरे वाले जो सज्जन थे, जब न्यायिक व्यवस्था का माहौल इन्होंने बना दिया है, तो हेमंत जी हम और आप काहे गंभीर हों भाई? हमें गंभीर होने की क्या ज़रूरत है? हम ऐसे ही बात करेंगे, ऐसे ही बात करेंगे। तो बताइए ज़रा उनको उनको ले आइए अब चर्चा में, अब बहुत हो गया। नहीं, स्वप्निल जी, देखिए, देश के सबसे विद्वान, स्वघोषित विद्वान मूर्धन्य, इतने हाँ, पढ़े लिखे, उन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाला व्यक्ति सी करके उसने एक बात, वो अपना फैसला दिया राम मंदिर को लेकर। देश ने उस फैसले को स्वीकार कर लिया, जिस भी रूप में, बिना मीनिंग निकाले। क्योंकि हर वर्ग ये समझ रहा था कि इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द बहुत आवश्यक है। सबने उसको स्वीकार किया।
वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है जो अपने कार्यकाल खत्म होने से पहले अपने घर के अंदर माननीय विश्व गुरु जी को घर बुला करके, नॉन बायोलॉजिकल साहब को घर बुला करके और उसके साथ गणेश पूजा करता है। गणेश पूजा उससे पहले भी होती आई है। 1947 से लेकर के प्रधानमंत्री भी थे, सीजीआई भी थे, सब कुछ था। कोई प्रधानमंत्री किसी सीजीआई के यहाँ पर गणेश पूजा करने नहीं आए। गणेश चतुर्थी तो हर साल आती है। और जी। चंद्रचूड़ साहब के जाने के बाद भी गणेश चतुर्थी आई। और गवई साहब भी महाराष्ट्र के ही हैं। उम्मीद हो सकती है कि वो भी गणेश पूजा करते होंगे या नहीं करते होंगे, मुझे नहीं पता। वहां क्यों नहीं गए मोदी जी? और वहां जाकर के मोदी जी ने घंटी बजा पूजा की। चलो, मेरी आपकी मित्रता हो सकती है, छोटे बड़े भाई हो सकते हैं, मैं आपके घर पे आके पूजा कर सकता हूँ। वो हमारा पूजा जो है वो आस्था का विषय है, किसी की भी आस्था है, उसका ठीक है। स्वागत है। ठीक है। लेकिन मैं आपके घर आया यार, मैं उन वीडियोस को लगाऊं, उस फोटो को लगाऊं, तो इसका मतलब क्या है? तो मोदी जी ने वो काम किया। इतने अभिभूत हुए, उसके बाद उनके फैसले देख लीजिए, उनसे पहले के फैसले देख लीजिए। मुझे और आपको कोई आपत्ति, जो कुछ वो कर गए ठीक है, पिंड छुटा मुक्ति पाई। रिटायरमेंट के बाद वो व्यक्ति, उसको छपास और विकास का बड़ा भारी शौक है। उसने इंटरव्यू दिया और उसमें खुद ही बता दिया कि उसने क्या किया था। ये कोई मतलब नहीं था, आपके फैसले को स्वीकार कर लिया देश ने। जैसे उसने पहले क्या कहा, उसने कहा कि मैंने भगवान से पूछ करके सवाल किया, प्रभु राम से पूछ करके सवाल किया, अगर मैं सही मायने में कहूं तो। और प्रभु राम उस केस में स्वयं एक पार्टी थे, तो आम आदमी समझेगा। छोड़ दीजिए उस बात को। उसके बाद अभी उसका कोई रेफरेंस नहीं था। उस समय वो किसी और कार्यक्रम में लगे हुए थे, शायद के कुछ मिल जाए, जो मुझे लगा, आई मे बी रॉन्ग। उसके बाद वो अब किताब बेचनी है, तो हफ्ते 10 दिन से आपने देखा हुआ लगातार वो सुर्खियों के अंदर है। उसी राम मंदिर के मामले में जब उनसे सवाल पूछे गए, उनको ग्रिल किया गया, उनकी पूरी सांप्रदायिक सोच, उनका विभाजनकारी एजेंडा, एक अपने ही सवालों में, अपने ही जवाबों को और अपने ही फैसले में विरोधाभासी बातें करते पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? और एक मसले पर ठीक नहीं, बात। हर एक मसले पर, जस्टिस लोया के उससे लेकर के सब चीजों पर, हर जगह उनकी फॉल्ट लाइन्स एक्सपोज हुई। एक व्यक्ति कुछ पाने के लिए जो सीजीआई रहा हो, वो पहले प्रभु राम से बात करने लग जाता है। मोदी जी तो खुद नॉन बायोलॉजिकल है। किशोर वकील साहब का बता दिया, वो तो वकील है, ये तो सीजीआई रहे। इनसे भी, ऐसे लोगों से भी मोदी जी को चुनौती है। और इनकी तो उम्र किशोर से भी कम है, किशोर से भी कम हाँ, है। बहुत सा। मोदी हाँ। जी तो 75 साल के हो गए। वानप्रस्थ का मामला जो उन्होंने तय हाँ। औरों के लिए किया था, उनके लिए नहीं है वो। मैं आपको पहले भी बताया था हाँ। कि वो रिटायर नहीं होंगे। लेकिन चंद्रचूड़ ने जो कुछ किया, और अब उन्होंने लेटेस्ट जो कुछ किया, किताब बेचने के लिए जिस तरह की टीका टिप्पणियां उन्होंने की, क्या उन्होंने पूरी न्याय प्रणाली की क्रेडिबिलिटी को स्टेक पे डाला कि नहीं डाला? जो फॉल्ट लाइन्स जस्टिस लोया की मर्डर की थी, वो दोबारा एक्सपोज हुई कि नहीं? जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो मसला था, वो फैक्ट्स को गड़बड़ करते हुए दिखाई दिए कि नहीं कैमरे के ऊपर? ठीक बात। यानी कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद ये साबित कर दिया कि सर्विस के दौरान वो क्या थे और उनका थॉट प्रोसेस क्या था। और फिर आप मुझे कहते हैं जुडिशरी का सम्मान कीजिए। मैं तो करता हूं। क्या जुडिशरी अपना खुद का सम्मान करती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। चंद्रचूड़ इस देश के जुडिशियल फ्रेटर्निटी के मुखिया थे, जिसका एक्स सीजीआई जो इस तरह की बातें करते हो, प्रभु राम से सुनकर फैसले, भगवान से बात करके फैसले करता हो, तो वो क्या करेगा? तो फिर किशोर ने लेकिन क्या गलत लेकिन किया? लेकिन फिर आप गंभीर हो रहे हैं मंजे। फिर आप गंभीर हो रहे हैं। मैं एक और मतलब इसमें ना एक और मजे की बात हमको याद आ गई। आपने तो बकायदा उस पे कार्यक्रम किया था। भगवान राम से पूछ करके फैसला तो दे दिया, लेकिन भगवान राम से ये प्रार्थना नहीं कर पाए कि भैया हमारा नंबर जरा जल्दी अलॉट करा दो, गाड़ी का मर्सिडीज खरीदी तो रिटायरमेंट के बाद। नहीं, तो, आवास, हाँ, स्थायी आवास का भी जुगाड़ नहीं कर पाए थे। अस्थाई आवाज का भी जुगाड़ नहीं कर पाए। गाड़ी का नंबर तो बाद में आया, स्थायी हम्म। आवास का। और ये आपको देखना पड़ेगा वो क्यों नहीं कर पाए थे। हाँ। आपको बहुत चीजें देखनी पड़ेगी। आज का विषय गंभीर नहीं है, इसलिए मैं उन सवालों में हाँ। नहीं जा रहा हूं। और हाँ। ये हाँ। जो कुछ इन्होंने किया, उससे पूरी, अरे इनके कार्यकाल के दौरान एक जज के यहाँ पर नोट जलते पकड़े गए, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुई भाई? आपके यहाँ अगर 1000 रुपए ब्लैक के मिल जाए तो मैं भी दिखाता हूँ आपका क्या इलाज होगा। तो और फिर आप कहते हो इनका सम्मान कीजिए। भाई साहब, स्वप्निल भाई, आप भी वरिष्ठ हो गए अब। सम्मान अर्जित किया जाता है, सम्मान थोपा नहीं जाया करता। ये ठीक बात। जुडिशरी को अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या वास्तव में ही वो सम्मान के लायक है। हम्म। 24 जून को
ज्ञानेश गुप्ता इस देश के अंदर एसआईआर बिहार के अंदर घोषित करते हैं। 10 हम्म, जुलाई को उसकी हियरिंग होती है। मैं और आशीष हम्म, चित्रांशी सेट करके बहस करते हैं और उसमें हम हम्म, क्रोनोलॉजी बताते हैं कि इसमें क्या हम्म, होगा। इसमें हम्म, तारीख पे तारीख पड़ेगी, तारीख पे तारीख पड़ेगी। बिहार का चुनाव घोषित कर दिया जाएगा। आर्टिकल 329 जिसमें चुनाव प्रणाली को बाधित नहीं किया जा सकता, तो वो हम्म, इन्वोक हो जाएगा और उसके बाद हियरिंग चलती रहेगी। आप बताइए हमने क्या हम्म, गलत कहा था? 10 जुलाई की वो निकाल लीजिए हम्म, वीडियो। आज कल हो गया। कल चुनाव आयोग ने क्या कहा? चुनाव कार्यक्रम घोषित। आज हम्म, 10 जुलाई से लेकर के 4 महीने से हियरिंग कर रही बेंच क्या कहती है कि हम्म, एसआईआर तो इनका विशेषाधिकार हम्म, है इलेक्शन कमीशन का और हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एसआईआर उनका विशेषाधिकार हो सकता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करना किसका जिम्मेवारी है? क्या सुप्रीम कोर्ट की हम्म। नहीं है? ठीक पर्दा बात। झाड़ी, फिर हमारा मान सम्मान कीजिए, आपका पूरा मान हम्म, सम्मान। लेकिन सोचिए आप कर क्या रहे हैं? ये हम्म, है। हम्म। तो हेमंत जी, अब चलते चलते एक छोटा सा और मतलब बिल्कुल संक्षिप्त टिप्पणी। ये जो हम लोगों को लगता था कि योगी जी वो कर रहे हैं, मतलब कॉम्पिटिट कर रहे हैं या बाकी लोग कॉम्पिटिट कर रहे हैं, भाजपा के अंदर के लोग कॉम्पिटिट कर रहे हैं, नायडू कॉम्पिटिट कर रहे हैं। ये तो सारा कॉम्पिटिशन खत्म हो गया भाई। अब तो मोदी जी के जो भक्त थे, जो जिनको हम कहते थे कि ये भक्त है मोदी जी के, अब तो वो कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। अब मोदी जी क्या करेंगे? मतलब क्या क्या बचा उनके पास? कैसे बचेगा उनका एक बार? नहीं, मैं वास्तव में चिंतित हूँ। जिस तरीके हाँ। से एक अदना सा वकील जिसको कोई जानता नहीं था, ओवरनाइट हुँ, एक ऐसा कृत्य करके जिसकी जितनी निंदा की जाए पूरी दुनिया में निंदा हो रही है, पूरी दुनिया स्तब्ध हुँ, है कि एक सिटिंग सीजीआई के ऊपर एक ट्रेंड एडवोकेट वो इस तरह की हिमाकत कर सकता है। तो इस देश में जो सांप्रदायिक जहर और जातिगत जो विद्वेष है उसका स्तर क्या होगा? आप सोचिएगा ना, पूरी दुनिया में आप क्या मैसेज जा रहा है। और उससे मोदी जी की पूरी सोच है, जो एक थॉट प्रोसेस उन्होंने डेवलप किया है, जिन लाइंस पे उन्होंने हुँ, वर्टिकल डिवीजन किया, चाहे वो धार्मिक आधार पे हो, चाहे जातिगत आधार पे हो, जिन भी आधारों पर हो। हुँ, और उसके बाद मोदी जी एक बात कहते हैं खुद को, नॉन बायोलॉजिकल। उनका एक्स हुँ, हुँ, सीजीआई हुँ, उनका एक्स सीजीआई वो क्या कहता है कि मैं प्रधानमंत्री से, वो सॉरी, दैवीय शक्तियों से बात करके मैंने फैसला किया था। और उन्हीं हुँ, का एक सीजीआई पर हमला करने वाला वकील वो कहता है कि मुझे दैवीय शक्ति ने कहा था कि सीजीआई पे ये कर दो। इसके बाद हुँ, कहने को क्या बचा है? मोदी जी को दोबारा सोचना चाहिए कि उनकी कुर्सी को, उनकी पोजीशन को कितनी गंभीर चुनौती है। किशोर तो उनसे केवल 4 साल छोटे हैं। हुँ। चंद्रचूड़ साहब तो डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन वाले व्यक्ति हैं और वो तो अभी 75 साल होने में उनको 9 साल लगेंगे। हाँ, तो हाँ। सोचिएगा, मोदी जी की चेतावनी फ्रॉम विद इन बढ़ रही है। जिनके साथ वो हाँ, घंटियां बजा करके गणेश जी को खुश करते थे, आज वो भी उसी रास्ते पे जाने लगे हैं। सीजीआई पे हमला हुँ, करने वाले भी उसी रास्ते पे जाने लगे हैं। तो मोदी जी के लिए हुँ, चिंता मेरी स्वाभाविक थी। इसलिए मैंने आपको बॉदर हुँ, किया कि इस पर बात करके दर्शकों को भी बताना हुँ, चाहिए कि भाई, मोदी जी के लिए सारे भक्तों को एकजुट होकर के इसके लिए जो भी हाँ, करना पड़े उनको करना चाहिए। हाँ, वरना वन नेशन हाँ, वन लीडर की जो थ्योरी है वो गड़बड़ हो जाएगी। इतनी सी बात। वो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हेमंत जी। तो दोस्तों, हालात तो यही हैं और ज़ाहिर-सी बात है, भई देश के प्रधानमंत्री हैं और हम भी इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश के मतदाता हैं। अभी तक तो हैं, एसआईआर अब जब होगा गौतम बुद्ध नगर में, तो फिर देखेंगे कि हम नागरिक रहते हैं कि नहीं रहते हैं, है ना? अभी तक तो हैं। तो अभी तक तो हैं, तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और जब हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो अपने प्रधानमंत्री के लिए भला हम चिंता कैसे ना करें? तो आज हम बहुत चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हैं हम दोनों। तो प्रार्थना कीजिए आप भी और ख़ास तौर पे वो तमाम भक्त प्रार्थना करें। जो कहीं मोदी जी का मंदिर बनाते हैं, कहीं अपने घर में अपने पिताजी का सम्मान करें ना करें, मोदी जी को ही अपना बाप मान लेते हैं। बहुत से हैं ऐसे, बहुत लोगों को जानता हूँ मैं और कई तो बहुत पढ़े-लिखे लोग, उनको भी जानता हूँ। मतलब अच्छे-अच्छे पदों से रिटायर हुए और आज की तारीख में अपने घर में खाने की टेबल पे मतलब अपने परिवार के लोगों को पता नहीं क्या बोल देते हैं अगर मोदी जी को लेकर के कोई किसी बात कह दे तो। ये सब हमने देखा है। तो बस इजाज़त दीजिए हमें और चिंता कीजिए भाई आप भी, हम भी कर रहे हैं। तो दर्शकों से अपील है, आप भी चिंता कीजिए। बहुत शुक्रिया हेमंत भाई, जुड़े रहिए द न्यूज़ लॉन्चर के साथ, देखते रहिए। शुक्रिया।